नमस्कार दोस्तों। आज हम अगेन एक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड जो है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है उसके बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। थोड़ा चैप्टर भी लंबा है, लेकिन याद रखिए अगर ये चैप्टर कर लिया तो आपका बहुत सारा क्वेरी माइंड का जो है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के बारे में वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इतने सारे चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, एनडीटी लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, एनडीटी लेवल 2 का और लेवल 3 का ड्यूटी, तीनों का ड्यूटी क्या है, क्या क्या किसका काम करना है, कैसे सर्टिफिकेट होता है, कैसे एग्जाम होते हैं, लेवल 1 का एग्जाम कैसा होता है, लेवल 2 का एग्जाम कैसा होता है, लेवल 3 का एग्जाम कैसा होता है, वो पूरा का पूरा हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और जैसे ही वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो सर्टिफिकेट कैसे आता है, सर्टिफिकेट का कैसा फॉर्म रहता है, सर्टिफिकेट में क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मिनिमम डालना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट वाला है, वो सब चीज के बारे में पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया। इसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, फ्लक्स लीकेज जो होता है उसके बारे में पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि फ्लक्स लीकेज जो है वो कैसे हम लोग आता है हमारे क्रैक के अंदर, या लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ पेनेट्रेशन जो भी आपको रहता है उसमें अगर सरफेस के ऊपर है फ्लक्स लीकेज आएगा, उसके ऊपर आयन पार्टिकल चिपक जाएगा, तो हम लोगों को समझना है कि यहां पे कुछ ना कुछ मटेरियल में प्रॉब्लम है। तो फ्लक्स लीकेज के ऊपर प्रिंसिपल जो काम करता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का, वो भी हमने डेप्थ में डिस्कस किया। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो मेथड है वो कितने टाइप से मेथड है, लॉन्जिट्यूडनल मेथड, प्रोड मेथड, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद यॉक मेथड, वैसे बहुत सारे मेथड के बारे में भी पूरा का पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया। इसके बाद में हिस्टैरिसीस लूप देखा। हिस्टैरिसीस लूप में हमने देखा कि एक साइड पे हम फील्ड रखते हैं, अगर एक साइड में हम लोग फील्ड रखते हैं, दूसरी साइड में हमारा दूसरा रहता है, क्या बोलते हैं, फोर्स रहता है, तो हिस्टैरिसीस लूप जो है वो ऐसा करके बनता है। ऐसा हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। और हिस्टैरिसीस लूप जो है वो दिखाता है कोहेसिव फोर्स कितना रखना चाहिए हमको, और कितना डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए कितना हमको फोर्स डालना चाहिए, वो सब चीज हमने पूरा का पूरा डेप्थ में हिस्टैरिसीस लूप में डिस्कस किया। एसी जो है वो ओनली सरफेस के लिए ही काम करता है, वो सब सरफेस के लिए काम नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है वो भी हमने देखा। समझो ऐसा एक कोई प्लेट है 50 mm थिकनेस का, ठीक है, 50 mm थिकनेस का कोई एक प्लेट है, यहाँ पे 2 mm में एक क्रैक है, या 3 mm में है, 8 mm में है, 10 mm में है, 12 mm में है, तो एसी जो है मेरे भाई ऊपर का जो पहला सरफेस के ऊपर जो अगल बगल में जो क्रैक है वही निकालेगा, वही दिखाएगा। बाकी अगर हमको जाना है तो डीसी में जाना है, बाकी सब क्रैक को देखने के लिए, ठीक है, तो डीसी का यूज करना है। तो आज भी इसके ऊपर डेप्थ में काम आएगा, तो आज भी मैं डिस्कस करेगा। चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। जब प्रोड्यूस होगा आपके मटेरियल के अंदर तो कितना करंट रखना चाहिए उसके बारे में। द अमाउंट ऑफ करंट विल वेरीज विद द शेप एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। जो भी मटेरियल का परमिएबिलिटी कैसा है उसके ऊपर भी करंट डिपेंड है। अगर कम लो परमिएबिलिटी तो करंट ज्यादा चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, अगर ज्यादा परमिएबिलिटी है तो उसमें करंट कम चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। उसका शेप भी डिपेंड है, उसका शेप कैसा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है अ टेस्ट स्पेसिमेन विथ अ टिपिकल इंडिकेशन इज गुड मेथड टू एंश्योर दैट ओनली इनफ करंट इज यूज। अभी बात याद रखो, अगर आपने कम करंट किया तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगा, फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो अगर कोई डिसकंटिन्यूटी है तो लीकेज ही नहीं मिलेगा हमको, फ्लक्स का लीकेज नहीं मिलेगा मेरे भाई। करंट आपने लो रखा है तो आपको डिसकंटिन्यूटी किधर भी नहीं मिलेगा, घंटा भी नहीं मिलेगा। और आप बोल के आ जाएंगे सब ओके है, क्या घंटा ओके है? आपने तो करंट ही प्रॉपर नहीं रखा था, खाली टच करके निकाल दिया, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर करंट रखना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट रखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा करंट रखोगे तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा करंट रखोगे तो बंद होने का चांसेस है आपका मटेरियल, और अगर कम करंट रखोगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्लक्स लीकेज ही ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट स्पेसिमेन विथ अ टिपिकल इंडिकेशन इज गुड मेथड। गुड मेथड इसी को बोलेंगे जहां पे इनफ करंट यूज किया जाए, ना तो कम ना तो ज्यादा, ठीक है।
टू मच करंट, अगर ज्यादा करंट रख दिया आपने तो बर्न ऑफ द पार्ट, बर्न भी हो सकता है, एंड मे बी कोज द हैवी एक्यूमुलेशन इन आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल का हैवी एक्यूमुलेशन होने का चांसेस है। लेकिन अगर कम करंट रखा तो, कम करंट रखा तो नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लक्स लीकेज इन अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल मेरे भाई हिलेगा ही नहीं, आयरन पार्टिकल जहां पे फ्लक्स लीकेज होगा वहां पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको मूवमेंट करने के लिए करंट तो होना चाहिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक तो खुद बनना चाहिए, आयरन पार्टिकल जो हम बाहर से डाल रहे हैं वो पिचकारी करके, लेकिन वही नहीं डालेंगे तो हम लोगों को करंट ही कम रखेंगे तो वो सब चीज होने ही वाला नहीं है। सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है यहाँ पे। इतना याद रखो, करंट ज्यादा भी नहीं रखना है, करंट कम भी नहीं रखना है। तो मेरे भाई करंट कितना रखना है, तो करंट जो है तो फॉलोइंग द रूल्स is used to determine the current needed 800 to 1000 एम्पियर पर इंच। जितना डायामीटर है उसका, डायामीटर समझो या थिकनेस गिनो, 1 इंच का पाइप है कार्बन स्टील का, उसमें मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो 800 से 1000 करना है। 2 इंच का मेरे पास पाइप है तो 800 का हो गया इंटू 2 करना है तो 8 दूने 1600 हो गया और 2000 इसका हो गया, ठीक है। 3 करना है तो मतलब 1 इंच के लिए 800 to 1000 वो है, वो एक स्टैंडर्ड रूल्स आप समझ लो, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस समझ लो, जो भी आपको समझना है, करंट इतना आपको रखना है, ठीक है। क्या बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट नीडेड, कितना करंट रखना है वो 800 to 1000 एम्पियर पर इंच ऑफ द आर्टिकल थिकनेस, आर्टिकल का थिकनेस का पर इंच मतलब 25 mm का है तो आपको 100 से 1000 रखना है करंट। ओके, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज यहाँ पे ये भी होंगे कि 1 इंच का मेरा एक नट बोल्ट है, 1 इंच का, लेकिन नट बोल्ट का थिकनेस है वो मेरा 12 mm है, 12 mm थिकनेस है, लेकिन नट बोल्ट का ओडी जो है वो 1 इंच का है, 1 इंच का है, ठीक है। तो मुझे किसका लेना है, तो भाई याद रखो जो बड़ा है वो लेना है। थिकनेस ज्यादा है या इंच बड़ा है, तो कि बड़ा इंच है, बड़ा इंच मतलब ओडी उसका बड़ा है। अगर डायामीटर भी रहेगा तो भी मसला नहीं है, खाली थिकनेस बैठ के नहीं बोल जाने का कि हाँ 12 mm थिकनेस है ना, 12 इंटू इसका करो हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं। आपको जो बड़ा चीज है, डायामीटर हो या थिकनेस हो, दोनों में से कोई भी बड़ा हो, उसी के हिसाब से करंट लेना है। सिंपल बात, आगे आएगा एग्जांपल तो मैं समझाता हूं। टू यूज दिस रूल्स ऑन आर्टिकल ऑफ ग्रेटर थिकनेस जस्ट मल्टीप्लाई 800 to 1000 by the number of each of the article thickness, आर्टिकल थिकनेस के हिसाब से उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये बोलूं 1 इंच के लिए 800 to 1000 एम्पियर पर इंच आपको लेना है। तो अगर मेरा एक स्टील बार है, मुझे उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, समझो 10 उसका लेंथ है, विड्थ उसका 3 है, थिकनेस उसका है यहाँ पे 2 इंच का, ठीक है। तो मुझे ये बोलो 2 इंच का थिकनेस है तो मुझे कितना करंट लेना पड़ेगा, कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है प्लीज। 2 इंच थिकनेस, 2 इंच है उसका, ठीक है, थिकनेस 2 इंच है, 2 इंच है तो थिकनेस के हिसाब से आपको लेना है, लिखा है ना यहाँ पे। हाँ डायमीटर इसमें नहीं बनेगा ना स्टील बार, हाँ डायमीटर बनेगा तो, लेकिन वो 2 इंच से कम होगा, 2 इंच से ज्यादा होगा डायमीटर तो वो लेना है, लेकिन यहाँ पे इंच दी दिया है गया है, ठीक है। तो 2 इंच है तो 800 का इंटू 2 करो तो मिनिमम 8 दूने 16, 800 इंटू 2 तो 1600 मिनिमम करंट लेना है, मिनिमम, और मैक्सिमम 1000, तो 1000 इंटू 2 करो तो 2000 करंट एम्पियर पर इंच, ठीक है, इतना लेना है। तो यहाँ पे लिखा है आंसर कि 1600 से 2000, तो एक मिनिमम आपको 1600 लेना है, मैक्सिमम आपको 2000 लेना है। नया कोई रॉकेट नहीं है मेरे भाई, एकदम सिंपल बात है। देखो यहाँ पे आपको ये 1 इंच का दिया गया है, उसको 2 से गुना कर देना है, 3 होगा तो 3 से गुना कर देना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज रेंज इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन बार शोइंग इन हेडशॉट बिलो। ये हेडशॉट बिलो में ये एक 1 इंच का बार है, ये 2.5 इंच का बार है, तो कितना करंट लेना पड़ेगा। अगर मैं 1 इंच का बोलूं तो मिनिमम 800, मैक्सिमम 1000, इतना है, ठीक है करंट। पीछे भाई यूनिट आप लगा लेने का, ठीक है, एम्पियर पर इंच ऐसा, ठीक है। अभी मुझे ये बोलो इसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड में डालना है तो इसमें मुझे कितना करंट लेना पड़ेगा 1 इंच के लिए। तो भाई सिंपल है, 1 इंच का तो ये दिया ही हुआ है, तो 1 इंच के लिए आप लोगों का पहला आंसर मिल गया, 8000 से 1
100 से 800, ठीक है, 800 से 1000, ठीक है, इतना आपको लेना है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अभी दूसरा है यहाँ पे 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का आपको कितना लेना पड़ेगा, कोई बोल सकता है? तो देखो 800 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 800 इंटू 2.5, तो आपका 2000 आया, ठीक है, 2000 आया। दूसरा है हमारा, ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। अभी मैक्सिमम है हमारा 1000, तो 1000 इंटू 2.5, तो आपको यहाँ पे 2500, तो इतना करंट मिनिमम और मैक्सिमम और इतना मिनिमम, तो दूसरा आंसर है 2000 से 2500। तो सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। समझने के लिए ये जो वीडियो है उसको दोबारा रिवाइंड कर देने का, यूट्यूब में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। नया कोई रॉकेट नहीं है, उससे गुना ही करना है। ये 1 इंच से दिया गया है, ठीक है, ये ब्लैक कलर से लिखा है वो। और एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा, फिर इसके बाद में थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर करंट रिक्वायरमेंट इन सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे मेरे भाई एक नट को घुसाया गया है, वो 1 इंच ओडी है, ठीक है, 1 इंच का ओडी है। ओडी करो या थिकनेस, दोनों में जो बड़ा होगा उसी के गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच का एक रिंग है, यहाँ पे एक 3 इंच का रिंग है। तो मुझे ये बोलो कि ये 1 इंच में कितना करंट लगेगा। तो सिंपल बात है, 1 इंच का हमने फिक्स किया था 800 टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे तो नया कुछ है ही नहीं, तो 800 से 1000 आपको यहाँ पे करंट रखना है एम्पियर पर इंच, ठीक है, एम्पियर रखना है। ये बात क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे 2 इंच है तो इसको गुना 2 कर दो, 800 8 दूने 16, 1600 टू 2000 हो गया ना। तो ये हो गया दूसरे का। और अगर उस पहले हमको इसका करना है, नट बोल्ट का मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट ऐसा आपको डालना पड़ेगा कि मिनिमम करंट आपका प्रोड्यूस हो। फिर 800 से 1000, इसका मतलब इतना ही नहीं लेना, आप 900 ले सकते हैं, सिंपल बात है भाई, इसके बीच का लेना है, ठीक है। तभी आपको प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड ये नट के अंदर प्रोड्यूस होगा। और नट के अंदर अगर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर आयन पार्टिकल डालेंगे तभी चिपकेंगे। अगर आप 700 का इसके अंदर घुसाएंगे करंट, तो घंटा भी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ही प्रॉपरली, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा मेरे भाई, इसी की वजह से। अभी ये तीसरे का कोई आंसर बोल सकता है? स्पेसर 3 इंच डाया का ओडी है, ओडी है। तो मुझे ये बोलो कितना मुझे करंट रखना पड़ेगा। कोई एक बंदा भी आंसर दे देगा तो मैं आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 इंच का मेरा एक मटेरियल है, एक स्पेसर है, तो इसमें कितना, वेरी गुड, किसी ने लिखा है देखो। तो 3 इंटू 800, तो 8 दूने 24, 8 तेरी 24, 8 दो 8 तेरी 2400। पहला मिनिमम हो गया 2400, मैक्सिमम कितना होगा 3000, राइट। तो यहाँ पे इसके बीच में आपको करंट रखना है, सिंपल बात है, ठीक है। वेरी गुड, देखो मंगेश सर ने आंसर दे दिया है, रवि प्रजापति सर ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी और एक थ्योरी के बाद ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन था मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे करंट ऐसा घुसाऊं तो आपका राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे। राइट हैंड में आपका उंगली जो है, दूसरे चैप्टर में सीखा ना हमने कि राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होता है, वो सब चीज, उसके हिसाब से हमको मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो सब चीज समझना है। तो कैसे करने का? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका जो थंब है, आपका अंगूठा है, उसको रखना है। उसको रखा, फिर ये जो रोड है उसको ऐसा पकड़ो। तो रोड को पकड़ोगे तो जो भी डायरेक्शन में आपका दूसरा जो चारों उंगली घूमेगा, तो यहां पे अगर मैं थंब रखता हूं ऐसे, तो मेरा उंगली जो है वो ऐसे ऐसे इसकी राउंड में घूमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसा ऐसा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर इसमें भी मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें भी समझो मैं यहां से करंट घुसा रहा हूं, यहां से करंट ऐसा जाएगा, तो मैं थंब रूल्स के हिसाब से, थंब जो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से मैं यूज करेगा, तो यहाँ पे ये हमारा उंगली है वो यही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, और थंब मेरा यही डायरेक्शन में रहेगा। तो थंब अगर मेरा ये डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पे भी ऐसे सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। अभी यहाँ पे भी ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में हमको समझ में आ गया कि भाई कोई घन चक्कर का टेंशन नहीं है, 800 टू 1000 कर लो खलास। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो लॉन्जिट्यूडनल में कितना करंट रखना पड़ेगा हमको? तो लॉन्जिट्यूडनल के लिए यहाँ पे कोड जो है ये सेमी सेक्शन 5 आर्टिकल 7, उसमें टी 753 क्या है? टी
753, वहां पे एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 में ये सब चीज दिया गया है, मैंने यहाँ पे रटा किया है। तो याद रखो, करंट रिक्वायरमेंट, longitudinal magnetic field magnetization। तो when the coil is used in produce the longitudinal magnetization, जब आपका longitudinal magnetization produce होगा तब the effective field is created determined by the product of the number of ampere and number of turn in coil। तो आपको टर्न जो कॉइल है, कॉइल के हिसाब से हमने देखा था ना कि भाई देखो, एक मैं एक यहाँ पे एक नमूना दिखा देता हूँ भाई, एक मिनट। हमने याद किया है ना, लोगों को याद है ना, ऐसा कोई एक प्लेट था, इसके ऊपर हमने ऐसे राउंड में ऐसा कोई कॉइल राउंड किया। कॉइल राउंड करते हैं तो इसमें से समझो मैं यहाँ पे करंट घुसाता हूं, यहां से करंट बाहर निकलता है। तो ये डायरेक्शन में दूसरा कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, ये जो डायरेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल फील्ड प्रोड्यूस होगा, याद है ना भाई, लॉन्जिट्यूडनल फील्ड ये डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और ये जो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस सॉरी फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हम लोगों को मिनिमम फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो उतना यहां से कितना करंट घुसाना पड़ेगा, करंट जो आई है उसको कितना घुसाना पड़ेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आई है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ये कितना है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है। इसमें 4 राउंड किया गया है, कॉइल का 4 बार राउंड किया गया है। तो n इज इक्वल टू 4। ये I हमको करंट फाइंड करना है, कितना करंट है वो, तो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में कैसे करंट फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं, समझते हैं। देखो, पहला है L/D रेशियो। L/D रेशियो जो है वो समझ लेते हैं। L मतलब क्या, इस जिसका ये मटेरियल है, ये मटेरियल का कुछ ना कुछ डायामीटर होगा, ये मटेरियल का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो उसको बोलते हैं L/D रेशियो। L/D रेशियो जो है वो 2 से अगर आपका कम होगा, 2 से कम होगा, तो ये मेथड में से ये मेथड यूज नहीं करना है। सोलेनॉइड कॉइल जो यूज करते हैं हम लोग, ये जो मैंने अभी दिखाया ना, ये मेथड यूज नहीं करने का। अगर L/D रेशियो L/D वो 2 से कम आता है, 2 से कम आता है, तो आपको ये यूज नहीं करना है। ठीक है, सिंपल बात, नहीं, यहाँ कोई रॉकेट नहीं, ये मेथड यूज नहीं करना है। दूसरा कोई मेथड आप यूज कर लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, या तो फिर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के लिए, ये मेथड यूज नहीं करने का। ओके, अभी बात करते हैं L/D रेशियो है वो 2:4 है। ठीक है, L/D रेशियो है वो 2:4 है, बिटवीन 2:4 है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा सूत्र है, एम्पियर का I समझते हैं, टर्न का n समझते हैं, तो n इंटू आई इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई L/D। इतना आपको सूत्र समझना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बोलता हूं आगे, पहले ये C का देख लेते हैं। ये तो 2:4 हुआ, 2 के नीचे हुआ, हमको ये कॉइल मेथड यूज नहीं करना है। 2:4 हुआ तो हम लोगों को ये मेरे भाई यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखाया हुआ है, ये मेथड यूज करना है, इसके हिसाब से करंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं 4 से ज्यादा हुआ, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा हुआ, तो मेरे भाई ये यूज करना है 35,000 डिवाइड बाई L/D प्लस 2। इसमें जो I है वो करंट एम्पियर है, N है नंबर ऑफ कॉइल कितना टर्न किया है उसका है, L है वो लेंथ ऑफ आर्टिकल, कितने लेंथ का आर्टिकल है आपके पास जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करना है, जिसका एमपीटी करना है, वो L आपको पता ही होगा क्योंकि उसके बिना तो आप एमपीटी करने जाएंगे नहीं। तो L पता है, उसका डायामीटर कितना है वो भी आपको पता है। तो मेरे भाई ये मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, क्योंकि कॉइल कौन सा यूज कर रहे हैं वो टर्न आपको पता है। तो N इंटू आई डिवाइड बाई यहां पे बनता है 45,000 डिवाइड बाई L/D, और यहां पे बनता है N इंटू आई डिवाइड बाई 35,000 डिवाइड बाई L/D प्लस 2। ठीक है, ऐसा। अभी मुझे ये बोलो, L आपको पता ही होगा कितना आपको करना है, लेंथ कितना, कौन सी लेंथ का आपके पास पार्टिकल सॉरी स्पेसिमेन है या ऑब्जेक्ट है या जॉब है जिसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, वो आपको पता है। डी आपको उसी का पता होगा। तो मेरे भाई आपके पास कितना करंट, जो आपके पास मैग्नेटिक प्रोड्यूस करने वाला जो आपका मशीन है उसमें कितना टर्न कॉइल राउंड हुआ है, या तो आप पहले एकदम सिंपल बात है। ठीक है, ओके, अभी
आपको ये इसका एक एग्जांपल हम गिन के लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 इंच का एक पार्ट है, 10 इंच का लॉन्ग है, ठीक है। कितना इंच लॉन्ग है? 10 इंच। अगर एमएम में कन्वर्ट करें तो 250 एमएम लॉन्ग है, ठीक है। 250 एमएम लॉन्ग है, तो यहाँ पे एल हो गया 250 एमएम, ठीक है। अभी मुझे बोलो 2 इंच का उसका डायामीटर है, तो डी हो गया आपका 2 इंच का डायामीटर मतलब 50 एमएम है, तो एल बाई डी इसमें करेंगे, एल बाई डी तो 250 डिवाइड बाय 50, तो कितना है? 5 मिंडी मिंडी गया, 5 5 25 5, तो आपको एल बाई डी रेशियो कितना मिला? 5 मिला। तो एल बाई डी रेशियो आपको 5 मिला, तो मुझे ये बोलो कौन सा यूज करना पड़ेगा? एल बाई डी रेशियो 2 से कम, इसको तो यूज नहीं करना है हमको, तो 5 मिला। 2 से 4 तो ये भी यूज नहीं करना है, और अगर 5 मिला है हमको तो ये सूत्र यूज करना है, ठीक है। ये सूत्र यूज किया हमने, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूं, एम्पियर आई, करंट एन, सॉरी ये टर्न एन इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय एल बाई डी कितना हुआ? 5 मिला ना आपको, 250 डिवाइड बाय 50, मतलब यहाँ पे 250 डिवाइड बाय 50 प्लस 2, तो ये कितना आएगा? कोई बोल सकता है? कैलकुलेट मार के भाई बोल सकता है? 50 50 5 5 5 6 7, 35,000 डिवाइड बाय 7, तो 5,000 मिला, राइट। तो एन आई इज इक्वल टू 5,000, यहाँ पे लिखा ही है देखो, 5,000 एम्पियर पर टर्न मिला, ठीक है। वो तो एन आई मिला, एन आई इज इक्वल टू मतलब एन आई इज इक्वल टू 5,000, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है 5 नॉच कॉइल वाउंड, देन व्हाट इज द करंट वी रिक्वायर्ड इन एम्पियर, तो ये एन जो है वो भी 5 दे दिया गया है, तो आई इज इक्वल टू 5,000 डिवाइड बाय 5, तो 1000 आ गया, तो आंसर यहाँ पे होगा शायद, देखो 1000। तो करंट आपको कितना रखना है? 1000। भाई हिला करो, चैट बॉक्स में हिला करो, ये नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आपको आंसर देना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक करंट विल बी नीडेड इन 16 इंच लॉन्ग, मतलब यहाँ पे ये पहले वाले का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 16 इंच लॉन्ग मतलब L इज इक्वल टू 16 इंच, ठीक है। अभी डायामीटर है D इज इक्वल टू 2 इंच है, ठीक है। तो L बाई डी कितना होगा? L बाई डी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो हमको तीसरा C वाला यूज करना पड़ेगा, एन आई इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय एल बाई डी प्लस 2, तो ये 35,000 डिवाइड बाय एल बाई डी 8 आया, 8 प्लस 1 10, सॉरी 2, तो 10 हुआ, तो 10 मिनट ये गया, 3500 आपका आंसर आया, ठीक है। राइट, पहले वाले का गलत किया कि सही किया? 3500 आपका यहाँ पे आंसर आया है, वो एन आई मिला है, ठीक है। एन आई मिला है, एन आई मिला है आपको 3500। अभी मुझे ये बोलो, यहाँ पे और भी दिया होगा, कितना टर्न दिया है? 5 टर्न, मतलब एन जो है वो 5 दिया है, तो आई इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 5, कोई कर सकता है? कितना आएगा? 3500 डिवाइड बाय 5, 700। भाई कोई हिल नहीं रहा, कुछ लोचा है क्या? आवाज तो बराबर आ रहा है भाई, कोई हिल नहीं रहा है भाई, हिलो। यस, वेरी गुड। तो आया 700। तो आई आपको कितना लेना पड़ेगा? ये पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें आपको करंट लेना पड़ेगा, आई जो है 700। तो भाई नया रॉकेट नहीं है, आपको सर्कुलर के लिए फिक्स था 800 टू 1000, वो पर इंच के हिसाब से ले लो। सर्कुलर फील्ड जनरेट होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट होगा तब आपको ये सूत्र यूज करना पड़ेगा, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। ये रे यार, ये चला गया, रुको रुको वापस लेके आते हैं उसको। ये दिन भर इतने सारे सेशन होते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे पीडीएफ है कहाँ पे नहीं है। तो पहले का आंसर मिल गया, वही सेम एग्जाम्पल में दूसरा एक गिनता हूं, फिर हम लोग थियोरी में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। देखो करंट का ही लोचा होता है भाई, किसमें कितना करंट रखना है वो बहुत कंफ्यूजन, सर्कुलर फील्ड के लिए भी कंफ्यूजन, लॉन्जिट्यूडनल फील्ड के लिए कंफ्यूजन, प्रोड मेथड के लिए कंफ्यूजन, प्रोड में भी कितना करंट रखना पड़ेगा वो आगे आएगा तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नया इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, कैलकुलेट करना है, समझना है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, व्हाट इज द मैग्नेटिक करंट विल बी बाउंड 16 इंच, इसमें भी 16 इंच है, इसमें भी
लॉन्ग विथ डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर भी इसमें कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है, नहीं दिया है, 5 इंच है, तो 5 टन है। तो आपको हाँ डायमीटर 5 इंच दिया गया है ना भाई, 5 इंच दिया गया है। तो 16 L बाई डी इज इक्वल टू L, इसमें है 16, लॉन्ग आपका 16 है और मेरा डी है वो 5 है। तो 16 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 5 3.5, 3.2, तो L बाई डी 3.2 आया। ठीक है, तो 3.2 अगर आया तो ये 3.2 2 to 4 के बीच में आता है। मतलब आपको ये रूल्स यूज करना पड़ेगा। कौन सा, 4500 वाला यूज करना पड़ेगा, आपका घर का हमारा दूसरा जो था वो नहीं चलेगा, इसमें यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे के लिए एन आई इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई एल बाई डी, बस इतना ही है। तो इसमें 45,000 डिवाइड बाई एल बाई डी 3.2 आया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बोल सकता है आई कितना आएगा, उसमें भी 5 टन ही दिया है। ठीक है, तो आई कितना आएगा, 45,000 डिवाइड बाय 3.2 इज इक्वल टू 14062.5 डिवाइड बाय 5, तो 2812.5। तो करंट कितना लेना पड़ेगा आपको, इतना लेना पड़ेगा, समझे। अरे वाह, वेरी गुड, मेरे से पहले भी कर लिया सुनील सर ने, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, खले वाले हमें तो फ्रॉड मेथड का भी डिस्कस करना है। अभी मुझे ये बोलो, ये तो हमने किया था किसका, सर्कुलर का किया पहले, फिर लॉन्जिट्यूड का कितना करंट रखना है वो पता चला। अभी प्रोड मेथड यूज करेंगे, उसमें कितना करंट रखना पड़ेगा वो हमको समझना पड़ेगा। तो प्रोड आर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर यूजली कॉपर। तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो है मैं रेड कलर का दिखा रहा हूं वो जनरली कॉपर का होता है, याद रखो ये जो है कॉपर का होता है। एक जगह से अगर करंट अंदर घुसता है, एक जगह से अगर करंट अंदर घुसता है तो समझो यहां से करंट अंदर घुसा, करंट अंदर घुसा, यहां से करंट बाहर निकला, तो वो जो करंट अंदर घुसा उसको कितना घुसाना पड़ेगा ताकि हमारा डिफेक्ट मिल जाए, मिनिमम कितना करंट रखना पड़ेगा। तो इसका भाई सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है, यहां पे दिया गया है। सबसे पहले मैक्सिमम 75, देखो पहले तो थिकनेस कितना है वो है, इसमें दो ही लिमिट है, एक तो 19 mm से कम थिकनेस है तो, एक तो 19 mm से ज्यादा थिकनेस है। तो देखो 19 mm से अगर कम थिकनेस है तो आपको पर mm में 3.6 एम्पियर पर mm लेना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको लेना है 4.4 एम्पियर पर mm। ओके, ये सब चीज लिखा कहां है भाई, ये सब चीज लिखा है एएसएमई हमारा जो है सेक्शन 5 आर्टिकल 7 प्रोड टेक्निक्स T752 उसमें भाई क्लियर लिखा गया है प्रोड में कितना करंट रखना है वो। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूं, 19 mm से कम थिकनेस होगा आपका स्पेसिमेन का 19 mm से कम थिकनेस होगा तो आपको 90 एम्पियर पर इंच रखना है और मिनिमम रखना है, और मैक्सिमम आपको 110 से ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, 19 mm से कम थिकनेस है, तो 19 mm से अगर ज्यादा थिकनेस है तो 100 एम्पियर पर इंच से कम रखना है, सॉरी ज्यादा रखना है, और 125 से कम रखना है। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम ये लिमिट हो गया। ओके, अभी बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, प्रोड का डिस्टेंस, यॉक में भी डिस्टेंस होता है ना ऐसा इसमें भी कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो यस, इसके भी यहाँ पे रूल्स है, मिनिमम आपको 75 mm रखना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको 200 mm रखना पड़ेगा। अगर इंच का बात है तो नीचे लिखा 3 इंच मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 8 इंच रखना है। इसके बीच में मिनिमम जो है वो 3 इंच है मिनिमम है, और मैक्सिमम 8 इंच है। उतना आपको डिस्टेंस दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, दोनों का बीच दो है, यॉक जैसे होता है ना वैसे ही यहाँ पे प्रोड है, तो इसके और इसके बीच में ये जो आपको डिस्टेंस है वो 75 से ज्यादा रखना है और 200 से कम रखना है। ये फिक्स है, फंडा क्लियर है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, ओके, 19 mm से कम थिकनेस है तो आपको करंट यहाँ पे 90 से 110 रखना है। 19 mm से ज्यादा थिकनेस आपका एमपीटी करना है कोई पार्ट का, समझो 100 mm थिकनेस है तो 100 mm मेरा मटेरियल का थिकनेस है, स्पेसिमेन का थिकनेस है, तो उसमें मुझे करंट कितना रखना पड़ेगा, कोई बोल सकता है। तो मेरे भाई ये पर इंच के हिसाब से 100 से 125 ऐसा पर इंच के हिसाब से आपको रखना है। सिंपल, 100 मतलब 4 है तो उसके गुना 4 कर देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, the use of the prod may be restricted in some of the application due to the possibility of the burn of the point 2 of contact। अभी
प्रॉब्लम क्या है प्रोड का, ये कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। हम लोग डायरेक्ट करंट इसमें पास करते हैं, डायरेक्ट करंट अगर पास करते हैं तो ये तो मटेरियल हीट हो जाएगा, डायरेक्ट करंट सीधा हम घुसा रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि ये जो टिप्स है ना, टिप्स वहां से ही सीधा करंट घुसता है, उसी की वजह से वहां पे बर्न होने का चांस है। एक तो हम लोग प्रोड मेथड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट क्यों करते हैं, तो कि कोई डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए, लेकिन देखने के लिए मतलब फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम सॉल्व करना है उसके लिए। लेकिन ये यूज करके भी एक डिसकंटिन्यूटी आर्क स्ट्राइक जैसा लेके आएंगे तो भी प्रॉब्लम, क्रैक भी होने का चांस है, बंद भी होने का चांस है, अगर छोटा प्लेट है तो बंद हो जाएगा, हॉल पड़ जाएगा, ये भी चांस है। ये तो बहुत बड़ा मगजमारी है इसमें मेरे भाई। उस ऊपर से दो लोग रखने पड़ेंगे दोनों हाथ से, इसमें भी हाथ से हमको हैंडल करना पड़ेगा दूसरे हाथ से, तो हम लोग बटन के लिए एक वहां बीच में जो आयन पार्टिकल डालने के लिए कोई एक तीसरा दूसरा ही बंदा रखना पड़ेगा, ये भी लोचा लापसी है। तो बहुत सारा मगजमारी है ये प्रोड मेथड में, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बर्न होने का चांस है। इसके लिए हम लोग जनरली यूज प्रोड में बी रिस्ट्रिक्टेड, शायद आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते, बहुत सारी कंपनियां प्रोसीजर में ही लिख देते हैं प्रोड मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मैग्नेटाइजिंग एमपीटी टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोड मैग्नेटाइजेशन क्रिएट अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द पार्ट। अभी देखो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा ना, यहां से करंट अगर इन हो रहा है, करंट इन हो रहा है तो राइट हैंड रूल्स यूज करो, राइट हैंड रूल्स यूज करे। ये थंब हमारा जो है वो एरो की डायरेक्शन में रखना है, थंब यूज करेंगे तो ये डायरेक्शन में हम लोगों का एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। कैसा, सर्कुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्केच बिलो कैन यू sketch below can you use left hand rule to determine the current flowing A to B या B to A। ये समझो ये A है ये B है, तो आप लोगों को इतना समझना है करंट यहां से इन हो रहा है, अगर राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, और लेफ्ट हैंड रूल में भी आप दूसरी तरह से भी पता कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन है उससे, ठीक है। गाइड ऑफ द डिटरमाइन द हाउ मच डायरेक्ट करंट व्हाट इज द प्रोब पेसिंग इज बेस्ड है गिवन इन टेबल बिलो। तो यहाँ पे टेबल में मैंने समझा दिया ऑलरेडी कि मिनिमम 75 डिस्टेंस रखना है, मैक्सिमम दोनों के बीच में है वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 75 से कम नहीं होना चाहिए। 75 से कम होगा तो क्या होगा, दोनों भाई एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो कोई घंटा हम लोगों को आयन पार्टिकल ही नहीं डाल पाएंगे, कैसे डालेंगे, एकदम नजदीक हो जाएगा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली की बहुत आपको दिक्कत आएगी, तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे एक कॉपर का होता है, ये जो है यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ फिर यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो है वो कॉपर का होता है, ये और ये आगे का रोड जो होता है ना वो कॉपर का होता है, ये भी कॉपर का होता है, कॉपर, ये भी कॉपर का होता है, ठीक है। दोनों हाथ है पकड़ने के लिए। यहाँ पे एक लॉन्ग सिम दिखाया गया है। व्हेन द हाफ वेव डायरेक्ट करंट डीसी इज यूज्ड, हाफ वेव डायरेक्ट करंट। अभी पहले तो एसी क्या है, एसी जो है वो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस, फिर इसको रेक्टिफाई हम लोग करेंगे, यहाँ पे रेक्टिफायर लगाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करके देता हूं, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा फिर कुछ नहीं होगा, तो ये प्लस छूटेगा कुछ नहीं होगा, प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ प्लस प्लस, तो इसको बोलते हैं हाफ वेव डीसी करंट। क्या बोलते हैं, हाफ वेव डीसी करंट। पिछले चैप्टर में आज ही हमने लंच में किया ना कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेथड कौन सा है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेथड जो है वो कौन, अपने चैप्टर में डिस्कस किया कि कौन सा सबसे अच्छा सेंसिटिव मेथड है, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल लिए हमने, और एग्जांपल लेते लेते हमने समझाया कि भाई सबसे अच्छा मेथड है हाफ वेव डीसी ड्राई। डीसी ड्राई जो हाफ वेव मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि 1 नंबर का भी पोरोसिटी पकड़ सकता था और 12 नंबर का भी पोरोसिटी पकड़ सकता था, और खाली जो एसी और एसी ड्राई एंड एसी वेट वो जो है ओनली 1 नंबर का ही पोरोसिटी पकड़ सकता था। वो आज ऑलरेडी लंच में डिस्कस किया, यूट्यूब में हम लोग डाल देंगे, चैप्टर नंबर 5, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक था सेंसिटिविटी ऑफ मेथड, उसमें डिस्कस किया, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है मेरे भाई हाफ वेव डीसी ड्राई में, ठीक है। हाफ वेव डीसी ड्राई में इज यूज्ड टू फील्ड स्ट्रेंथ एज पर एम्पियर एंड अबाउट द सेम एज विद डायरेक्ट करंट। टिपिकल प्रोड रेंज 6 to 8 इंच। जनरली हम लोगों को 6 to
6 to 8, वहां पे कितना बोल रहा है कि जनरली कितना रखना है आपको, 3 इंच से 8 इंच रखना है, 3 इंच से 8 इंच, लेकिन जनरली लोग है ना 6 से 8 ही रखते हैं। तो वेरी गुड, ये तो टिपिकल है, ऐसा नहीं बोलने का। आपने तो बोला 3 से 8 इंच रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे 6 से 8। भाई बीच वाला रखना है आपको, 3 से कम नहीं जाना है और 8 से ज्यादा नहीं जाना है। तो ये लोग 6 से 8 रख रहे हैं तो अच्छी बात है, और वो भी आगे लिखते हैं ना, टिपिकल प्रोड स्पेसिंग जनरली इतना रहता है। हाउएवर सिंस half wave DC consume the less power and produce the lower heating effect at the prod contact point, it is often recommended। अगर आपको इन केस ये यूज करना भी पड़ गया प्रोड मेथड, तो आप याद रखो हाफ वेव डीसी करंट यूज करो, ताकि वो करंट हीट भी कम प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो कांटेक्ट पावर जो है वो भी अच्छा सा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ वेव डीसी इज आल्सो प्रोड्यूस द बेटर पाउडर मोबिलिटी देन डीसी, डीसी से थोड़ा अच्छा। अभी डीसी और हाफ वेव डीसी क्या है, अभी देखो एसी मैंने दिखा दिया, ये एसी है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा, ये एसी है। अभी नीचे में यहाँ पे डीसी दिखाता हूं, डीसी है वो ऐसा, ये है डीसी। अभी उसके नीचे थोड़ा मैं दिखाता हूं ऐसा, थोड़ा छूटने का ऐसा, मतलब प्लस प्लस, थोड़ा बीच में कुछ नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हाफ वेव डीसी। ठीक है, सिंपल, जगह नहीं है तो आप समझ लो बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोड शुड बी प्लेस्ड ऑन द पार्ट सो दैट रिजल्टेंट सर्कुलर फील्ड इन 90 डिग्री द सस्पेक्टेड डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी ऐसा रहेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा ऐसा राउंड में घूमेगा उसका डायरेक्शन में, और जैसे ही इसके बाद में आएगा आयन पार्टिकल डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डीमैग्नेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। अगर आप 10 लोग बोल देंगे ना समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ेगा, वरना वो वापस रिपीट करेगा। दो बंदे बोले भाई। 3 4 5 6 7 8, दो ऑफलाइन वाले को बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फंडा अगर आपने क्लियर कर लिया तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में आपको कोई माइकालाल प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। याद रखो, डीमैग्नेटाइजेशन, रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड में नॉट बी डिजायरेबल इन द पार्ट ऑफ द सेवरल रीजन। देखो डीमैग्नेट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब लोचा ये होता है, फिर हमारा काम बन गया, हम लोग निकल पड़ेंगे, लेकिन मटेरियल जो है हमारा मटेरियल, वहां पे लोचा ये होगा, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा। वो जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया ना उसको रेसिड्यूल मैग्नेटिक बोलते हैं, रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वो जो रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड है इच्छित नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए ये लोग लिखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं, पुराने जमाने में हम लोग जो एक छोटा सा कोई मेटल का पार्ट लेते थे, उसके ऊपर मैग्नेट को बहुत बार घींचते थे, तो घींचने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद वो मटेरियल जो है वो खुद भी थोड़ा बहुत मैग्नेट बन जाएगा। पूरा का पूरा वो जो चुंबक था वो मैग्नेट था वैसा नहीं बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला, लेकिन थोड़ा बहुत बनेगा, राइट। तो वो जो थोड़ा बहुत बना है उसको निकालना पड़ेगा। वो हर बार जरूरत नहीं है, हाँ खेलने खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे जनरेट कर दिया, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा आप समझो अभी टेम्पररी कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आप करने जा रहे हो, यॉर्क मेथड हो, प्रोड मेथड हो, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड हो, मल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो, पांचों का पांच में बोल गया, ठीक है मेथड। वो पांचों मेथड में डीमैग्नेटाइजेशन आपको करना जरूरी है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, करंट पास करोगे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर आपका काम बन गया, फिर भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं करना है, आपको डीमैग्नेटाइज करना है। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ रह जाता है, वो जो रह गया है ना फील्ड, वो मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है वो खुद ही कुछ रख देता है, तो उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड में नॉट बी डिजायरेबल, वो इच्छित नहीं है, अच्छा नहीं है, इसी की वजह से उसका बहुत सारे रीजंस है वो अच्छा नहीं होने का, तो वो हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, रेसिड्यूल फील्ड will affect the magnetic compass or create a problem where indicate the instrument। समझो कोई मटेरियल है, उसका हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक सुई है, समझो वो सुई रहता है ना, कंपास के अंदर सुई आता है वो,
ठीक है, घड़ी के अंदर जो सुई होता है वो, उसका हमने काम कर लिया, ओके बन गया, आपका काम हो गया। फिर वो डीमैग्नेटाइज नहीं किया, अभी उसी सुई को आपने लगाया कोई प्रेशर वेसल में, ठीक है, प्रेशर वेसल का वो गेज आता है ना, हाइड्रो गेज, उसमें लगाया। या तो फिर आप जब समंदर के अंदर जा रहे हैं और वो कंपास यूज होता है ना, मैं कंपास जो दिशा है चेक करने के लिए, डायरेक्शन चेक करने के लिए, उसके अंदर वो आ गया, तो वो अर्थ का जो नॉर्थ एंड अर्थ का ईस्ट है उसमें जो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, पहुंचना था लंका पहुंच जाएंगे बांग्लादेश। समझे आप, ऐसा होने का चांसेस है। दूसरा, आपको प्रेशर वेसल में लेना था 10 बार, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड था, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड था, उसी की वजह से आपका 20 केजी भी बन गया, 20 प्रेशर हो गया, 20 बार प्रेशर हो गया, केजी पर सेमी स्क्वायर प्रेशर बन गया। लेकिन आपको तो 11 ही लेना था या तो 10 ही लेना था, लेकिन 20 तक हो गया तो प्रेशर वेसल फट जाएगा। भाई कहने का मतलब ये है, डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके आने वाले प्रोसेस में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जान भी गंवाना पड़ जाए। सिंपल बात, नया रॉकेट नहीं है भाई, इसके लिए आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना जरूरी है। ओके, दूसरा रीजन क्या है, रेसिडुअल फील्ड इन रोटेटिंग पार्ट विल अट्रैक्ट द मेटल पार्टिकल। अभी देखो, कोई एक टरबाइन है, टरबाइन का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के लिए भाई साहब हमारा मुत्तुस्वामी गए, ठीक है, तो जाने के बाद वहां पे उसने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो कर लिया, लेकिन भाई साहब आ गए ऐसे ही मुंडी घुमा के, लेकिन उसने डीमैग्नेटाइज नहीं किया। अभी वो टरबाइन स्टार्ट हुआ तो उसमें डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो नहीं करने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गया, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रह गया, और अगल बगल का जो मेटल था ना उसको खींचने लगा। बहुत सारे पिक्चरों में आता है ना, वो रजनीकांत का भी फिल्म में होता है ना कि कुछ ऐसा कुछ करता है तो पूरा का पूरा वो सामान सब चीज है वो उसके तरफ पे अट्रैक्ट करता है। धमाल में भी आता है ना, रितेश देशमुख अपने वो बेल्ट से वो थोड़ा मैग्नेट घुमाता है तो तुरंत आ जाता है, वहां पे लग गया तो। समझे बात, अगर अगर वो टरबाइन के वहां पे रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड आपने रिमूव नहीं किया तो क्या होगा, रनिंग कंडीशन में वो मेटेलिक पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद वो वियर एंड टियर करेगा और बेंडिंग भी होने का चांस है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट होने का भी चांस है। तो ये भी एक रीजन है, मैं तो आपको रीजन समझा रहा हूं भाई। तीसरा है, पार्ट ऑल्सो डीमैग्नेटाइज सो दैट ऑल मैग्नेटिक पार्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द फर्दर प्रोसेस। अभी मैं ये बोलूं कि चलो मेरा एक पाइप है या तो एक प्लेट है, उसका बीवेल बनाया गया है, या तो पाइप का बीवेल बनाया गया है, हमने बोला भाई लेमिनेशन जो भी है सरफेस का डिटेक्ट चेक करने के लिए, डिफेक्ट चेक करने के लिए, डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे फिलिपीनी इंजीनियर है उसको बुलाया वो डीपीटी करने के लिए। चलो वो आया, फिलिपीनी वाला आया, वहां पे सऊदी अरबिया में थे हम लोग, हमने चेक किया, चेक करने के बाद वो भाई साहब डीमैग्नेटाइजेशन करना भूल गए, वो ऐसे ही चले गए। अभी हम लोग टैकिंग करके पाइप को पहले से चिपका दिया था, अभी हम लोग वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर रहे, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड ही चिपक रहा है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोड, फीलर था। स्टार्टिंग में हम जीटीएडब्ल्यू से मारते हैं, ठीक है, रूट, तो रूट हम जीटीएडब्ल्यू से मारने जा रहे हैं। 70ER70S2 का रोड था, फीलर था, अभी वो चिपक रहा है, साला वेल्डिंग होने ही नहीं दे रहा। अगर वेल्डिंग होगा तो फिर आर्क ब्लो जनरेट करेगा, वो भी लोचा है, तो आपका डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। एक तो हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए तो ये मगजमारी कर रहे हैं, ऊपर से ये डीमैग्नेटाइजेशन नहीं किया और डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसके लिए डीमैग्नेटाइजेशन करना आगे के प्रोसेस जो है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। भाई समझ में आ रहा है ना भाई, रिस्पॉन्स दिया करो, रिस्पॉन्स दिया करो यहाँ पे भाई। आगे बढ़ते हैं। Residual field can cause arc blow which affect the molten metal during the welding operation। अभी आर्क ब्लो क्या है? आर्क ब्लो है मेरे भाई, जब आप वेल्डिंग मारेंगे तब आपका इलेक्ट्रोड हो या फिलर हो, कोई मैग्नेट की वजह से एक साइड वहां पे ज्यादातर अट्रैक्ट होगा, एक साइड ज्यादा अट्रैक्ट होगा। आपको मारना था लेफ्ट साइड में वेल्डिंग और मार दिया राइट साइड में वेल्डिंग, तो डिफेक्ट आने का चांसेस है, आपका वेल्डिंग भी शायद बंद हो जाए, तो ऐसा भी चांसेस। इसी के लिए डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, आने वाले प्रोसेस के लिए कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारा आगे आगे का प्रोसेस प्रॉपरली काम करे, और इसी की वजह से हमको डीमैग्नेटाइजेशन करना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर अवेयर है, अरे खली बली कौन देखने वाला है, मैं तो ऐसे करके गया बाढ़ में गया, ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है। अरे इंडिया में तो हम लोग देखते हैं, मैं जब टीपीआई के तौर पे इंस्पेक्शन करने जाता हूं, कुछ नहीं, डीमैग्नेटाइजेशन तो करना नामो निशान नहीं,
डीमैग्नेटाइजेशन क्या है वो ही मुझको पता नहीं है, मैग्नेटिक टेक्नीशियन को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने आता है वो, तो गलत बात है। आने वाले प्रोसेस में कोई एक्सीडेंट होगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल इससे काम करना पड़ेगा। हम लोगों को 20-25 हजार 30 हजार जो भी है, सऊदी अरबिया में तो हमने देखा है, बाकी दुबई में भी बहरीन में भी हम लोग काम किया, वहां पे तो सब लोग जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का टेक्नीशियन होता है, या फिलिपीनी हो या बांग्लादेश वाला हो या इंडियन पीपल हो, वो डीमैग्नेटाइजेशन करता ही है। हमने तो देखा है भाई, हमारे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बाकी इंडिया में तो मेरे साथ बहुत सारा ऐसे बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि डीमैग्नेटाइजेशन करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिव्यू ऑफ रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। अभी रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का थोड़ा रिव्यू लेते हैं। क्या है? तो रेसिड्यूल फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मेरा एक पार्ट है, प्लेट है या पाइप है, जो भी है समझो, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जनरेट हुआ, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में समझो जनरेट हुआ, तो रेसिड्यूल फील्ड जो है वो ऐसा ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होगा, वो शायद थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन होगा वही डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। इसके लिए द रेसिड्यूल फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, एनर्जी उसका कम होगा, ठीक है, लेकिन होगा वही डायरेक्शन। तो रेसिड्यूल फील्ड इज वीकर देन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये पहले जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के लिए, उससे उतना तो एनर्जी वाला प्रोड्यूस नहीं होगा, वो वीकर होगा, थोड़ा कम रह जाएगा। समझो मैं आपको ये बोलूं, आपको मैं 100 रुपया दूं और मैं 80 रुपया आप खर्च कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? 100 रुपया नहीं बचेगा ना, 20 रुपया बचेगा। तो वो जो 20 रुपया है ना, वही रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है। ऐसा अभी टेम्पररी है, आप समझने के लिए समझो, फिर कोई नया मतलब नहीं निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग फोर्स कोज द रेसिड्यूल फील्ड। देखो, तो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग फोर्स कोजेज द रेसिड्यूल फील्ड, तो ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने अप्लाई किया, उसी की वजह से यहाँ पे रेसिड्यूल फील्ड जनरेट हुआ। मतलब पुराना जमाने की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा हमने घिसा तो उसी की वजह से थोड़ा मैग्नेट उसमें भी रह गया, मेटल के अंदर भी रह गया, उसकी बात है। अभी चौथा क्या है? व्हेन द आर्टिकल हैज बीन मैग्नेटाइज्ड इन मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, द सेकंड फील्ड इज अप्लाइड कंप्लीटली ओवरकम द फर्स्ट फील्ड एंड हाउएवर दिस इज ओनली ट्रू द सेकंड फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट। देखो, जब ये जो है ना, ये सिंपल बात है, उसका मैं आगे आएगा तो मैं समझाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। when the second field is applied is not stronger than first field, then the combination of the circular and longitudinal residual field will result। अभी मैं ये दोनों लाइन एक साथ समझाता हूं। समझो मेरा यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने करंट दिया 1200 का, कितना का दिया? 1200 एम्पियर दिया, ठीक है, 1200 एम्पियर दिया। इसमें फिर यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट हुआ, जो भी हुआ समझो आप, इसमें लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट हुआ। तो अभी मुझे है इस साइड से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट, पहले से ज्यादा हमको यहाँ पे करंट देना पड़ेगा, तो ही डीमैग्नेटाइजेशन होगा मेरे भाई। तो 1200 से किया तो मुझे उल्टी डायरेक्शन में, जब मैं डीमैग्नेटाइजेशन कर रहा हूं, ये मैग्नेटाइजेशन करने के टाइम पे हमारा काम बन गया, डिस्कंटिन्यूटी फाइंड कर लिया, तब अभी डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करके सब रिजल्ट दे दिया, लेकिन फिर लास्ट में डीमैग्नेटाइजेशन करना है, तब हम लोगों को यहाँ पे 1200 की जगह थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, शायद 1300 देना पड़े, 1300 एम्पियर। ठीक है, 1300 एम्पियर आपने दिया, तो कितना बचा? अभी 1300 एक साइड से दिया और पहले से 1200 से हमने दिया था, तो कितना बचा? 100 ही बचा ना, 100। तो अभी ये डायरेक्शन में और 100 बचा हुआ है। तो अभी इस डायरेक्शन में यहाँ पे कितना बचा है? अभी 100 बचा है। ये पहला वाला है पॉइंट, ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट है। अभी दूसरा वाला मैं पॉइंट समझा रहा हूं। अभी कितना बचा? 100 बचा। तो इस डायरेक्शन में उससे ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे समझो मैं वो 200 से नहीं 150 से दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 150 करंट दे रहा हूं, क्योंकि 100 से मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना, स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट। फिर दूसरी बार मुझे डीमैग्नेटाइजेशन करना है तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, 150 देना पड़ेगा। 150 देगा तो 150 माइनस 100 तो कितना बचा? 50। तो अभी 50 जो है
वो ए डायरेक्शन में 50 बचेगा, ठीक है 50, फिर ए डायरेक्शन में मुझे 60 देना पड़ेगा, फिर ए डायरेक्शन में मुझे ऐसा करते करते मुझे 0 करना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो कांड क्या होगा, इसमें लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर डायरेक्शन की जगह दोनों का एक रिजल्टेंट एक अलग ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और हम लोगों को ये मगजमारी हो जाएगा। इसी की वजह से ऐसा काम करना है। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू टेल व्हेन द सर्कुलर मैग्नेटिक बार demagnetized because the flux line is not normally live in the bar। तो बाहर जनरली नहीं जाता। डिफिकल्ट टू टेल वेयर द सर्कुलर मैग्नेटाइज्ड बार इज डीमैग्नेटाइज्ड। देखो, सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग जब जनरेट होता है ना हमारे मटेरियल में, तब डीमैग्नेटाइजेशन करने में हमारी फट जाती है। याद रखो, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम करता है। उसी की वजह से हम लोगों को सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में डीमैग्नेटाइज करने के लिए पहले उसको लॉन्जिट्यूडनल फील्ड में लाना पड़ेगा। लॉन्जिट्यूडनल फील्ड में डालने के बाद फिर मैंने ऊपर का प्रोसेस दिखाया, वैसे आपको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा बहुत टफ थोड़ा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी ने लिखा है, सर इट इज पॉसिबल टू बाय योक डीमैग्नेटाइजेशन। यस, योक कैसे तो करना है हमको, योक का भी सिस्टम में समझाएगा कैसे करना है। इसके आगे का टॉपिक योक का है, योक में कैसे डीमैग्नेटाइजेशन करना वो भी मैं समझाएगा। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, it is easy to tell longitudinal magnetization is still magnetized and demagnetized। longitudinal में जनरली हो जाता है, लेकिन सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। उसी की वजह से सर्कुलर को पहले हम लोगों को लॉन्जिट्यूडनल में लेके आना है। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन पार्ट दैट हैज बीन लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। अगर लॉन्जिट्यूडनल में आ गया तो योक मेथड है, उसमें हमको कैसा करना है उसका डिस्कशन है। बाकी का कोई भी लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में आ गया तो हम लोगों को, देखो योक मेथड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन का लॉन्जिट्यूडनल में लेके आना है। लॉन्जिट्यूडनल को फिर हमको उसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो लॉन्जिट्यूडनल में आ तो गया, लेकिन उसको अभी डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे, तो इसके दो मेथड है, ठीक है। ईच टाइम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस और रिवर्स। देखो, दो फंडा है, रिड्यूस करना है हमको करंट को और रिवर्स करना है। क्या करना है, करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को हमको रिड्यूस करना है और उसको रिवर्स करना है। दो फंडा है, ये फंडे के साथ ही पूरा इंडस्ट्री काम करता है भाई, याद रखो। पहला है ईच टाइम द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस, पहला, और दूसरा है रिवर्स एंड रेसिड्यूल फील्ड इज रिड्यूस। उस तब जाके रेसिड्यूल फील्ड रिड्यूस होगा, तब जाके रेसिड्यूल फील्ड कम होगा, वरना रेसिड्यूल फील्ड को हिलने वाला नहीं है भाई, उसको तो हमारा मगज माथा पेची कर रहे हैं हम लोग। रिवर्सिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो हमने बोल तो दिया कि एक रिड्यूस करना है, रिवर्स करना है, तो उसके क्या क्या मेथड है भाई, तो उसका जो मेथड है वो मैं आपको समझाता हूं अभी। रिवर्सिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, रिवर्स द पार्ट टू बी मैग्नेटाइज। समझो ये एक पार्ट है, उसका यहां से मैंने करंट घुसाया, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से करंट निकला, तो अभी क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, मतलब पार्ट को हाथ से उल्टा कर देना है। ये बी इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, फिर करंट पास करना है यहां से ही, फिर यहां से निकलेगा, ठीक है। सिंपल है भाई, नया कुछ नहीं है। रिवर्सिंग द पार्ट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो पार्ट को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। उसके बाद रिवर्सिंग द करंट थ्रू द कॉइल। अगर समझो आपको ये पहला वाला ये काम नहीं आया, बहुत बड़ा पार्ट है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक शाफ्ट है, 3-4 मीटर का है, हेवी वेट वाला है, तब उसको आप उल्टा हाथ से नहीं कर सकते। हाँ, छोटा मोटा प्लेट था, वेल्डर का लॉन्ग सिम था, सक्स सिम था, उसको हम रिवर्स कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरा ऑप्शन ये है मेरे भाई कि ऐसा करने की जगह हम लोगों को ये जो पार्ट था, यहां से हमने करंट घुसाया था, ये था, ये बी था, यहां से करंट निकला था, तो उसकी जगह हम लोगों को इसको निकाल के करंट यहां से घुसाना है, फिर यहां से निकालना है, ठीक है। ऐसा उल्टा कर सकते हैं ना, ऐसा उल्टा डेफिनेटली कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिंग द करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल से रिवर्स कर देना है। या तो समझो ऐसा पार्ट है, तो ऐसा एक पार्ट है, इसके अंदर ऐसा कॉइल है, ठीक है, तो यहां से पहले करंट जा रहा था, यहां से करंट आ रहा था, ए पॉइंट से अंदर घुस रहा था, बी पॉइंट से बाहर निकल रहा था। तो फिर आपको क्या करने का, इसको क्या करने का, यहां से ये जो है ना, ये यहां से करंट घुसा देने का और यहां से करंट बाहर निकालने का, ठीक है, यहां से करंट बाहर निकालने का, ऐसा रिवर्स कर दो, करंट को ही रिवर्स कर दो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा है
रिवर्सिंग द कॉइल टर्न ऑफ द 180 डिग्री। तो ये कॉइल समझो ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक कॉइल जो है यहां से ऐसे ऐसे घुसाया था, इसकी जगह यहां से घुसाओ, और कुछ नहीं, कॉइल को ही उल्टा कर दो। पार्ट भले ही ऐसा रहे, कॉइल को ऐसा करके ऐसा उल्टा कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली ये सब चीज नहीं समझा रहा हूं, आप खाली एज्यूम कर लो भाई, सिंपल है। ओके, ये रिवर्सिंग का पता चल गया, या तो पार्ट को उल्टा करो, या तो करंट को उल्टा करो, या तो कॉइल को उल्टा करो। ठीक है, कॉइल हो या आपका योक है, योक को उल्टा कर दो। समझो योक हम एक साइड से जा रहे थे लॉन्ग सिम सक्सिम चेक करने के लिए, कोई भी, चलो लॉन्ग सिम है, उसमें एक साइड से आप करते करते लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो अभी क्या करने का, वही योक को जैसा पकड़ा है वैसा ही लेके राइट से लेफ्ट से अगर राइट गए थे तो राइट से लेफ्ट आओ, वापस डीमैग्नेटाइज करो उसको। ठीक है, ये फंडा हो गया रिवर्सिंग का, रिवर्सिंग का फंडा हो गया। अभी दूसरा फंडा क्या है, रिड्यूसिंग का। रिड्यूसिंग भी करना है आपको, रिवर्स भी करना है, रिड्यूसिंग भी करना है। ज्यादा हो गया नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है थोड़ा मेरा ज्यादा वो हो रहा है, तो मैं फास्ट भगाता हूं भाई। लोग बोलेंगे तो मैं जल्दी फास्ट भगाएगा, अभी मुझे तीन तीन पेज और समझाने हैं। लोग बोलेंगे कि जल्दी भागना है तो मैं जल्दी फास्ट भागेगा भाई। भाई आंसर दो भाई चैट बॉक्स में। हेलो, ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चलेगा ऐसे ही कंडीशन में समझाते रहो, चलो भाई ठीक है। रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अभी रिड्यूस करना है। रिवर्स में कर लिया हमने, पार्ट को रिवर्स करो, पार्ट पॉसिबल नहीं है तो करंट को रिवर्स करो, करंट पॉसिबल नहीं है तो कॉइल को ही रिवर्स कर दो। ये तीन ऑप्शन था डिमैग्नेटाइज करने का, वो भी किसका ऑप्शन था, रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अभी रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस द मैग्नेटिक करंट। अभी मैग्नेटिक करंट को रिड्यूस करो, पहले मैं समझाया था ना, यहाँ पे 2000 डाला, फिर यहाँ पे 2500 डालो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे 500 बच गया ना, तो यहाँ पे 500 बच गया, तो यहाँ पे 500 बचा है, तो 500 तो उल्टा उल्टी डायरेक्शन में, इस साइड में 500 बचा है तो उल्टी डायरेक्शन में 600 डालो। अभी क्या है, यहाँ पे 500 बच गया है तो 600 डालो, अभी 100 बच गया है तो 100, फिर 50, ऐसा करते करते धीरे धीरे करंट कम करते जाओ। ये फंडा आपको समझ में आ गया, रिड्यूस द मैग्नेटिक करंट। ठीक है, ओके, दूसरा है मूव द पार्ट अवे फ्रॉम द कॉइल। ओके, अभी क्या होता है, यहाँ पे मैं एक सिस्टम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक कॉइल ऐसा फिक्स किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट है, नीचे है क्या है, बेल्ट है, मूविंग बेल्ट ऐसा लिखता हूं मैंने वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। मूविंग बेल्ट है, ठीक है, अभी वो मूव होता रहेगा, वो बेल्ट इसके अंदर एसी फ्लो हो रहा है, समझो एसी फ्लो हो रहा है, तो ये बेल्ट आगे आगे जाता जाएगा, मतलब एसी इसमें या तो एसी या डीसी जो भी समझो, तो वो बेल्ट आगे आगे दूर दूर जाता जाएगा, तो आपका ये फंडा क्लियर हो जाएगा। मूव द पार्ट अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर दूर पार्ट को लेके जाओ। तो हम लोग यॉक मेथड में क्या करते हैं, यॉक मेथड में जब हम लोग सीखते हैं, तब हम लोग यॉक मेथड में समझो लेफ्ट टू राइट यॉक रखा है, एक साइड ए है एक साइड बी है सिंबल, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे ऐसा एक ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। यॉक समझो हमने यहां से लगाया ऐसे, फिर हम लोग यहां से लगाया ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसा लगा दिया। अभी क्या करने का, यॉक को उल्टा कर देने का। ठीक है, उल्टा ऐसे कर देने का, फिर यहां से आगे बढ़ने का, पहले यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, लेकिन उल्टा कर दे, योक को उल्टा करके फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, फिर योक को धीरे धीरे ऊपर लेते जाओ, बंद करके स्विच को चालू रखो और योक को धीरे धीरे दूर लेते जाओ। योक को धीरे धीरे 1 फीट, कभी 500 mm, 600, 700, 800, 900, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके योक को दूर लेके जाओ। तो ये भी हो गया, ये फंडा भी दूसरा क्लियर हो गया योक वाला। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो आपको ये बात एज्यूम करना है, जिन लोगों जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करने आते हैं वो तो पूरा का पूरा क्लियर समझ जाएंगे। जिसको भी प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है, मैं कभी प्रैक्टिकल का वीडियो उसका डीमैग्नेटाइजेशन का बनाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मूव द कॉइल अवे फ्रॉम द पार्ट, फिर वो ये नया फंडा थोड़ा दूर दूर लेके जाओ, वो भी फंडा क्लियर। तो यहाँ पे दो मेथड, रिवर्सिंग एंड रिड्यूसिंग, दोनों मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, एनी मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन विल कंबाइन वन, आपको डीमैग्नेटाइजेशन में दोनों यूज करना है। आप बोलेंगे यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिवर्सिंग ही खाली करेंगे, रिड्यूसिंग खाली बली, ऐसा घंटा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको दोनों साथ में यूज करना है। देखो क्या लिखा है, द मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन विल कंबाइन वन ऑफ द मेथड रिड्यूसिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड वन ऑफ द रिवर्सिंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो डीमैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन ये है, रिमूव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय द सिमुलेटेनियसली और अल्टरनेटिव रिडक्शन ऑफ
in the strength and reversing the direction of the magnetic field. फंडा यही है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, उसको निकालना है, बस वही फंडा, उसी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसीजर। उसमें दो प्रोसीजर है, एक एसी है तब कैसे करना है, एक डीसी है तब कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं थक गया थोड़ा थोड़ा, चलो आगे एक खत्म करते हैं, 2 ही पेज है। डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसीजर, अभी एसी करंट का पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर डीसी करंट का डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव करंट इज इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एसी करंट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही जाता है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे पहला फंडा यहाँ पे क्या था, रिवर्सिंग वाला, तो वो फंडा तो एसी ने ऐसे ही क्लियर कर दिया, क्योंकि वो प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में भी जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है, मतलब पहला फंडा हमारा पूरा क्लियर, एसी में कोई मगजमारी नहीं। ठीक है, पहला वाला क्लियर। अभी उसको रिड्यूस करते जाना है, एसी को यही एक प्रॉब्लम है, खाली क्या करना है, दो फंडे में से एक फंडा क्लियर हो गया, रिवर्सिंग का हमारा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी रिडक्शन करना है करंट को, ठीक है, तो वो फंडा समझते हैं एसी में। तो each time the current reverse direction, the magnetic field of the coil reverse, this meet one of the two requirement of the demagnetization। डीमैग्नेटाइजेशन करने का दो रिक्वायरमेंट था, एक रिड्यूस करने का और रिवर्स करने का। तो रिवर्स करने का फंडा क्लियर कर दिया एसी ने, एसी में तो प्लस और माइनस दोनों में, माइनस में प्लस में जा रहा है, तो ये बंदा क्लियर, मजा आ गया। अभी दूसरा फंडा अभी हमको क्लियर करना बाकी है। दूसरा कैसे करेंगे, तो कंप्लीट द डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, द पार्ट इज प्लेस्ड इन द रिवर्सिंग मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बिलो एंड द करंट इज फ्लोइंग रिड्यूसिंग विद द रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बेल्ट लगा दो, या तो फिर हमारे पास योक है तो योक को धीरे धीरे दूर लेते जाओ, तो करंट चालू रखने का। ठीक है, करंट आपको चालू रखना है मेरे भाई, नया रॉकेट नहीं है, करंट चालू ही रखना है आपको। करंट चालू रखते रखते फिर वो योक को दूर लेके जाओ, या तो ऐसा कोई आपके पास फंडा क्लियर है, यहाँ पे कोई एक फिक्स लगाया हुआ है, इसमें एसी फ्लो करवाओ और यहाँ से ये बेल्ट को धीरे धीरे दूर लेते जाओ, तो पार्ट जो है वो दूर जाता जाएगा। तो ये भी फंडा क्लियर, एसी में ज्यादा मगजमारी नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट मेथड, ये जो है ना उसको रियोस्टेट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस द करंट थ्रू द कॉइल, रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन एसी कॉइल। डीमैग्नेटाइजेशन कैन आल्सो डन बाय स्लोली मूविंग द आर्टिकल अवे फ्रॉम द कॉइल, थोड़ा 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 ऐसा दूर लेके जाना है। ओके, अभी क्या होगा, हिस्टैरिसीस लूप है, पहला इतना बड़ा था, फिर अगर डीमैग्नेटाइजेशन करेंगे तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, फिर रिड्यूस होने के बाद थोड़ा छोटा बन जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा एकदम छोटा हमारा बन जाएगा। कौन सा, हिस्टैरिसीस लूप। जो लोगों ने चैप्टर नंबर 4 नहीं समझा है उसको यूट्यूब में जाके चैप्टर नंबर 4 करना पड़ेगा, हमने यूट्यूब में डाला हुआ है, ये समझेंगे तो ही ये फंडा आपको समझ में आएगा कि ये साला हिस्टैरिसीस लूप है क्या। हिस्टैरिसीस लूप को समझाने के लिए हमने 2 घंटा वेस्ट किया है, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, 2 घंटा दिया है, तो इसमें मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं समझाएगा, एकदम सिंपल है। हिस्टैरिसीस लूप अगर डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो हिस्टैरिसीस लूप एकदम छोटा होना चाहिए, छोटा बनेगा तब जाकर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ। छोटा तो क्या जीरो ही बन जाना चाहिए, लेकिन कहाँ यार जीरो कौन करता है आजकल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने हिस्टैरिसीस लूप थोड़ा बड़ा बड़ा 2 दिखाया है। तो देखो पहले बड़ा था, फिर डीमैग्नेटाइजेशन जैसे जैसे रिड्यूस करते गए धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया एकदम पॉइंट में बीच में आ गया। ठीक है, एकदम बीच में आ गया, तो ऐसा हम करेंगे तब जाके डीमैग्नेटाइजेशन होगा। लास्ट पेज है फिर, ठीक है, अभी लास्ट पेज है, अभी ज्यादा नहीं है। डीसी, डीसी करंट में डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे, डीसी में तो साला घन चक्कर प्रॉब्लम ये है, ये तो प्लस में जाएगा, फिर प्लस में जाएगा, फिर ऐसा प्लस में जाएगा, तो इसमें तो रिड्यूस भी करना पड़ेगा, रिवर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा और रिवर्स भी। एसी में एक मगजमारी खत्म था, लेकिन इसमें तो दोनों मगजमारी है। अभी दोनों मगजमारी कैसे क्लियर करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ द डीसी करंट इज नॉट ऑटोमेटिकली रिवर्स, यहाँ पे तो चला ये तो ऑटोमेटिकली रिवर्स है ही नहीं, पॉजिटिव में ही भाग रहा। इट इज द देयरफॉर द मीन्स, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल मीन्स द रिवर्स ऑफ द करंट बिकॉज द डीसी इज मोर पेनिट्रेटिंग द एन एसी द लार्ज पार्ट। देखो एसी है वो सरफेस के ऊपर चलता था,
लेकिन डीसी है मेरे भाई, वो तो सब सरफेस के अंदर भी घुसता है, और सब सरफेस के अंदर घुसता है तो उसमें हमको पानी निकल जाने वाला है डिमैग्नेटाइजेशन करने में। एसी में हमको प्रॉब्लम नहीं था ज्यादा, लेकिन डीसी तो डेप्थ तक जाता है, तो डेप्थ तक डेप्थ तक वो हमारा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, कौन सा मैग्नेटिक, रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो रेसिड्यूल फील्ड को रिमूव करने के लिए हमारा तेल निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड विथ डीसी व्हेन द फील्ड इज रिवर्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रिवर्स पर सेकंड। तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी रिवर्स होता ही नहीं है, ऐसे ही जाता रहता है, इसके लिए यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम डिग्री ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन हमको करना पड़ेगा। तो डीसी डीमैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी रिड्यूस इन फर्स्ट देन रिवर्स। पहले हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। करंट जो हमारा फील्ड है, तो इसमें ऐसा ही होता है ना, ये लॉन्ग सिम है, समझो मैं यहाँ पे एक सिम दिखाऊं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, तो इसमें हम लोग डीसी घुसा रहे हैं, क्या घुसा रहे हैं, डीसी करंट घुसा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो 2000 मैंने पहले घुसाया यहाँ से, तो यहाँ से मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। पहला क्या बोला था, रिड्यूस करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ से 250 घुसा रहा हूँ रिवर्स डायरेक्शन से, ठीक है। 250 घुसा रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा कितना, इस साइड में 500 बचेगा, राइट, 500 बचेगा। तो वो 500 को बंद करने के लिए फिर मुझे यहाँ से 600 घुसाना पड़ेगा। 600 घुसाएंगे तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा ना, क्योंकि 100 बचा। फिर ये 100 को निकालने के लिए यहाँ से मुझे 200 या तो सॉरी 150 घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके यहाँ पे 50 बचेगा। कहाँ पे बचेगा, 50। तो ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है। कितनी बार आगे बढ़ना है मेरे भाई, तो भाई आपको यहाँ पे कितनी बार होना है, 10 से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 बार जाना है, लेकिन 30 बार से ज्यादा नहीं जाना है। ऐसे कितनी बार जाना है आपको, 10 बार जाना है। मगजमारी है ना इसमें, बहुत सारा डीमैग्नेटाइजेशन में, डीसी में मगजमारी है। डीसी में आपको 10 बार से ज्यादा जाना पड़ेगा, मिनिमम 10 बार ऐसा करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। व्हेन द आर्टिकल इज डीमैग्नेटाइज्ड अर्थ, ओके, ये सारा प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा अर्थ है वो ऐसा राउंड में है, राइट, ऐसा राउंड में है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है ऊपर में, और यहाँ पे साउथ पोल है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो डीसी में ये भी लोचा है, तो कोई भी पार्ट को आपको नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसा नहीं रखना है। डीमैग्नेटाइजेशन जब करते हैं तब आपको ईस्ट और वेस्ट में रखना है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में रखना है, याद रखो, क्योंकि उसका भी थोड़ा बहुत कुछ देखो। एक बार हम लोग शाफ्ट का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने गए, शाफ्ट का बहुत बड़ा शाफ्ट था, और डीमैग्नेटाइजेशन करने में मुझे देखो, वो मटेरियल का एम्प्टी करने में मुझे आधा घंटा लगा। कितना घंटा लगा, ओनली हाफ आवर्स मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने में, लेकिन वो डीमैग्नेटाइजेशन करने में मुझे 3 से 3.5 घंटा लगा भाई। कितना, 3 से 3.5 घंटा मुझे डीमैग्नेटाइजेशन करने। उसमें तो नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो भी सब चीज देखना पड़ेगा। किसका, अर्थ का। अगर अर्थ का भी थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत तो उसका भी इफेक्ट होता है ना, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करने आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना है, तो आपको आपका पार्ट जो है उसमें ईस्ट और वेस्ट में भी रखना पड़ेगा, और रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है आर्टिकल है ऑल्सो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ओके, लीकेज फील्ड इंडिकेशन, तो लीकेज फील्ड इंडिकेशन ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, गॉस मीटर आता है, वो उसको बोलते हैं फील्ड इंडिकेटर भी बोलते हैं, कुछ लोग गॉस मीटर भी बोलते हैं। उससे आपको फ्लक्स लीकेज चेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी मटेरियल के अंदर अगर फ्लक्स लीकेज होगा तो ही पता चलेगा आपको कितना फ्लक्स है वहां पे, कि डीमैग्नेटाइजेशन मटेरियल हुआ है कि नहीं हुआ है। वो लीकेज होगा तभी पता चलेगा। अगर लीकेज ही नहीं होगा, कुछ डिस्कंटिन्यूटी ही नहीं होगा मटेरियल के अंदर, तो वो पार्ट को आप चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि डीमैग्नेटाइजेशन आप चेक कर सको प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए यहां पे लिखा, देयर इज नो सैटिस्फैक्टरी मेथड बाय द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इनसाइड द आर्टिकल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट।
आर्टिकल जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन हो गया है कि नहीं हो गया है, वो हम लोगों को बिना तोड़े पता नहीं होने वाला है। ऐसा कोई अभी तक तो टेक्नोलॉजी आया ही नहीं है। ओके, देयर मस्ट बी लीकेज फील्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द आर्टिकल इज मैग्नेटाइज। जब आर्टिकल मैग्नेटाइज होगा, अगर उसमें लीकेज होगा, तभी हमको पता चल सकता है कि डीमैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फील्ड इंडिकेटर, देखो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द आर्टिकल विथ फिक्स्ड इनसाइड द इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में यहाँ पे एक सुई होता है, अगर नॉर्थ साइड जाता है, वहां पे नॉर्थ में रहता है तो इस साइड बढ़ता है, साउथ में रहता है तो ये सुई इस साइड बढ़ता है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है। इट यूज मोर लॉकेट द फ्लक्स लीकेज देन टू मेजर द फील्ड स्ट्रेंथ एंड यूज द शो व्हेन द पार्ट इज डीमैग्नेटाइज्ड।